चीन की सरकार ने हाल ही में कानून पारित किया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में नस्लीय एकता को बढ़ावा देना है। लेकिन बहुत सारे जानकारों की तरफ से इस पूरे कानून की काफी आलोचना की जा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि इस कानून की वजह से चीन की सरकार देश में जो नस्ली विविधता है उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य IAS चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ये जो खबर है, ये खबर चर्चा में आई क्यों है, ये टॉपिक चर्चा में आया क्यों है। तो हमने देखा कि चीन की जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च विधायी संस्था है, क्योंकि आपको पता है चीन में डेमोक्रेसी जैसा कुछ भी नहीं है, तो वहां पर कानून इसी तरीके से पारित होते हैं। तो वहां की जो सर्वोच्च विधायी संस्था है उसने हाल ही में कानून पारित किया है जिसका उद्देश्य देश में विभिन्न जातीय समूहों के बीच एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना है। इस कानून का नाम है एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ। क्या नाम है? एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशन लॉ। ये कानून जातीय भेदभाव को अवैध घोषित करता है, यानी कि अगर आप किसी के साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव करते हैं तो उसको यहां पर आपका इलीगल डिक्लेयर किया गया है। और अंतर समुदाय विवाह को, यानी कि इंटर कम्युनिटी मैरिजेस को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ऊपर ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये कानून आपको बहुत अच्छा नजर आएगा, लेकिन जब आप इस कानून के डिटेल में जाएंगे, वो कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल, यानी कि जो शैतान है, जो कमियां हैं वो डिटेल में मौजूद होती हैं। तो आप कानून के डिटेल में जाएंगे तो आपको कमियां नजर आएंगी। साथ ही ये ऐसे कार्यों को दंडनीय अपराध मानता है जो जातीय एकता को कमजोर करें और जातीय विभाजन पैदा करती हैं। लेकिन हमने क्या देखा था कि इस कानून का बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो कानून है, ये कानून बेसिकली आपका जो चाइनीज कम्युनिटी है वहां पर जो रिलीजियस, आप कह सकते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटी मौजूद है, जो विविधता मौजूद है, जो जातीय विविधता मौजूद है, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपनी अगले पॉइंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं। हमारे इस कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजों को, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ कवर किया जाएगा। सारा सिलेबस यहाँ पर कवर होगा। ये आपका ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप इसमें अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी और 14 महीने में आपका सारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे, आप रिवाइज कर पाएंगे, यानी कि क्लासेस खत्म होने के बाद भी आपको रिवीजन का एक मौका मिलेगा। 2 साल तक आप करंट अफेयर की तैयारी भी इस पूरे कोर्स में कर पाएंगे। 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री क्रैश कोर्स जो है वो इस पूरे कोर्स में मिलेगा, यानी कि क्लासेस खत्म होने के बाद भी करंट अफेयर की जो तैयारी है वो चलती रहेगी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, बहुत ही बढ़िया पैकेज आपको मिलेगा। ये पूरा कोर्स आपके लिए मौजूद है 34,999 रुपए में। तो अगर आपको ये कोर्स प्राप्त करना है, इसके अलावा आप इसमें डिस्काउंट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोर्स प्राप्त करते समय ये कोड लगाएंगे AKSHEY, ये जो कोड है, इस कोड को लगा करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको और ज्यादा छूट जो है वो इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगी। और इसमें भी अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। हर महीने कुछ पेमेंट करके आप इस पूरे कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें EMI की सुविधा भी आपको मिलेगी। आप इस पूरे कोर्स को अलग अलग मीडियम्स में प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। तो इन सभी मीडियम्स में कोर्स मौजूद है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे, बात करते हैं कि ये जो कानून चीन की तरफ से पारित किया गया है, इस कानून के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। प्रमुख प्रावधान अगर आप देखें, सबसे पहले आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 कहता है कि जातीय एकता से जुड़े मामलों में विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई फॉरेन पावर जो है वो चाइना के इंटरनल मैटर्स में, खासतौर पर जो आपकी जातीय एकता से जुड़े मामले हैं, उनमें कोई भी फॉरेन पावर इंटरवीन नहीं करेगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रोविजन क्यों आया है। ये प्रोविजन आया है क्योंकि अक्सर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो चाइना में शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में जो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है उसको लेकर के चाइना का कड़ा विरोध किया जाता है, चाइना की आलोचना होती है। लेकिन अब यहां पर चाइना ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी फॉरेन कंट्री जो है वो अगर इंटरवीन करती है, अगर इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, तो उसको चाइना की राष्ट्रीय एकता के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 कहता है कि स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए राष्ट्र की सामान्य भाषा और लिपि का उपयोग किया जाएगा, यानी कि मैंडेरियन जो है, मैंडेरियन को प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप सोच सकते हैं
कि भारत जैसा एक देश है जहां पर बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिलेगी और भारत में भी कोई आपको नेशनल लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चाइना जो है वो नेशनल लैंग्वेज और नेशनल जो लिपि, राष्ट्रीय लिपि जो है उसको स्वीकार कर रहा है। और स्वीकार करने का मतलब ये है कि जो दूसरी छोटी छोटी भाषाएं हैं, जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको यहां पर कमजोर किया जाएगा, उनको यहां पर कमतर जो है इंफीरियर बताया जाएगा। आर्टिकल 21 अगर आप देखें, आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राज्य जो है, यानी कि जो चाइना की गवर्नमेंट है, चाइना की जो सरकार है, हांगकांग और मकाओ के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों, हांगकांग और मकाओ क्या है, ये चाइना की स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं। तो हांगकांग, मकाओ और इसके साथ साथ ताइवान, ताइवान आपको पता है अभी एक स्वतंत्र देश है, लेकिन चाइना ताइवान पे दावा करता है। तो इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 21 कहता है कि हांगकांग, मकाओ और ताइवान में बेसिकली चाइना की सरकार जो है वो समर्थन प्रदान करेगी, ताकि वहां पर चीन के इतिहास, चीन की संस्कृति और चीन की नेशनल इकोसिस्टम परिस्थितियां हैं उसके बारे में लोगों को शिक्षा दी जा सके। आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 है, जो कि कहता है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति जातीय पहचान, परंपरा या धार्मिक विश्वास के आधार पर विवाह के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहता है, इंटर रेशियल मैरिज करना चाहता है, तो उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 62 जो है, आर्टिकल 62 ये कहता है कि हिंसक आतंकवादी गतिविधियों, नस्लीय विभाजन की गतिविधियां जो हैं वो अब अपराध मानी जाएंगी। यानी कि अगर आप इस तरह का कोई काम करते हुए पाए जाते हैं, अगर आप जो है जाति विभाजन करते हुए पाए जाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, आपके खिलाफ जो है वो आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोविजन कितना वेग प्रोविजन है, कितना अनक्लियर प्रोविजन है और कितने वेग तरीके से इस पूरे कानून का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और चीन की जातीय संरचना को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चीन की जो रेशियल स्ट्रक्चर है उस पर एक बार बात करते हैं। तो आधिकारिक तौर पर अगर आप देखें तो चीन की सरकार की तरफ से 56 जातीय समूहों को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन इसमें से एक ही समूह है जो आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। इसमें प्रमुख अगर आप देखें तो हान चाइनीज आपको मिलेंगे, उइगर चाइनीज आपको मिलेंगे जो कि मुख्यतः शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, तिब्बतन चाइनीज आपको मिलेंगे, मंचाऊ चाइनीज आपको मिलेंगे, मंगोल चाइनीज आपको मिलेंगे। तो ये सभी लोग जो है वो चाइना में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा आबादी है वो आपको हान चाइनीज की मिलेगी। हान चाइनीज जो है वो चाइना में लगभग 90% जो जनसंख्या है वो हान चाइनीज की जनसंख्या है। इसके अलावा अगर हान समुदाय की बात करें, हान समुदाय एक तो चाइना की कुल जनसंख्या का 90% है, इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हान समुदाय जो है वो आपको ताइवान में भी बड़े मामलों में बड़ी संख्या में देखने को मिलेगा, जिसे चीन अपना क्षेत्र मानता है। हान चाइनीज, हांगकांग में भी हान चाइनीज समुदाय लोग आपको मिल जाएंगे, जो कि चाइना का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। तो चाइना के अलग अलग क्षेत्रों में आपको हान चाइनीज का जो प्रभुत्व है वो देखने को मिलेगा। और आप चाइना की सरकार चाहती है कि ये जो दूसरी कम्युनिटीज है, उइगर हो गए, तिब्बतन्स हो गए, मंचाउस हो गए, मंगोल्स हो गए, इनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, इनकी अपनी आइडेंटिटी को कमजोर किया जाए। तो ये चाइना की सरकार का प्रयास है इस पूरे कानून के माध्यम से। तो ये हमने देख लिया चीन की जातीय संरचना क्या है। इसके अलावा शिनजियांग के बारे में, शिनजियांग की स्थिति को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी जातीय प्रतिरोध की बात होती है तो शिनजियांग पर काफी चर्चा की जाती है। शिनजियांग में उइगर राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ में प्रतिरोध देखा गया था। शुरुआत में जो आपके उइगर नेशनलिस्ट थे उन्होंने चाइना की सरकार का काफी विरोध किया था, जब उनको ये डर था कि चाइना की सरकार जो है वो उइगर मुस्लिमों की जो अपनी संस्कृति है उसको नष्ट कर सकती है। बाद में राज्य ने नियंत्रण स्थापित किया, बाद में काफी ज्यादा कंट्रोल किया गया। इस्लामिक धार्मिक अभिव्यक्तियों को पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, जो भी आपके सिंबल्स थे उइगर मुस्लिमों के उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से मेल नहीं खा रहे थे। विश्लेषकों के अनुसार धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा बन रही थी। यानी कि बेसिकली आपका कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो धर्म पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि बेसिकली आपका अगर आप धर्म पर विश्वास करेंगे तो फिर आप कम्युनिज्म पर कैसे विश्वास करेंगे। तो इसीलिए बेसिकली आपका जो कम्युनिस्ट सरकार जो थी उसने जो उइगर मुसलमानों की अपनी इंस्टीट्यूशंस थे उनको नष्ट किया, उनकी जो अपने सिंबल्स थे, उनकी जो अपनी पहचान थी उनको नष्ट किया। और अब आप देखेंगे कि ये भी आरोप लगते हैं कि चाइना की सरकार जो है वो शिनजियांग प्रांत में री एजुकेशन कैंप भी चलाती है। ये जो री एजुकेशन कैंप है, ये कैंप बेसिकली आपका आतंकवाद से निपटने के नाम पर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में रखा गया है और एक अनुमान ये बताता है कि तकरीबन 10 लाख उइगर मुसलमान जो हैं वो आपको इन री एजुकेशन कैंप्स में देखने को मिलेंगे। इन शिविरों में बहुत सारी आपको बहुत चीजें क्लियर नजर नहीं आएंगी, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है तो बहुत क्लियर चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि इन शिविरों में बेसिकली आपका लोगों को यातना दी जाती है
और विचारधारा थोपने की कोशिश की जाती है। इंडोक्ट्रिनेशन का प्रयास यहाँ पर किया जाता है, यानी कि लोगों को जो आपका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को यहाँ पर जो है लोगों में थोपने की कोशिश की जाती है। कई धार्मिक प्रतीकों जैसे मस्जिदों के गुंबद को यहाँ पर तोड़ा गया है। इसके अलावा इसे एक शब्द भी दिया जाता है। इस शब्द का नाम है सिनिसिसाइजेशन। सिनिसिसाइजेशन का मतलब यह है जहां पर हान चाइनीज संस्कृति के अनुरूप जो है दूसरे लोगों को बनाया जा रहा है। तो हान चाइनीज जो संस्कृति है उसको चाइना की दूसरी कम्युनिटीज पर थोपने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। अब इसके अलावा ये कानून अभी क्यों आया है, इसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो ये कानून उन नीतियों और विचारों की निरंतरता है जिन्हें विशेष रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में काफी ज्यादा बढ़ाया गया। तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं ये चाइनीज कम्युनिटी में एकता की काफी ज्यादा बात करते हैं। चाइनीज कम्युनिटी में जो नस्लीय विविधता है उसको कम करने की बात करते हैं। इनका कहना यह है कि हमारे देश में नस्ल नहीं होनी चाहिए, कि केवल एक चाइनीज संस्कृति होनी चाहिए, वही इनका मुख्य विचार है। इसमें एथनिक यूनिटी वो हमने देख ही लिया है कि केवल हमारी चाइनीज संस्कृति होनी चाहिए। एथनिक यूनिटी की बात की जाती है। एथनिक यूनिटी को लेकर चीन में रिजुविनेशन यानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लक्ष्य से जोड़ करके देखा जाता है। यह विचार उस धारणा से जुड़ा हुआ है कि चीन ने विदेशी शासन के दौरान दमन का सामना किया है, यानी कि बहुत सारी विदेशी संस्कृतियों ने चीन को दबाया है। तो ऐसे में शी जिनपिंग ने इस अवधारणा पर सैन्य शक्ति, विदेशी शक्ति और जातीय संबंधों के संदर्भ में कई बार जोर दिया। उनका कहना यह है कि इतिहास में अगर आप देखेंगे तो कई बार चाइना को दबाया गया, कई जो आपके कल्चर्स रहे हैं उन्होंने चाइना को दबाया है, लेकिन अब समय यह है कि चाइना अपनी एक डिस्टिंक्ट संस्कृति बनाए, अपनी एक विचारधारा बनाए, अपना कल्चर बनाए, और जिसमें लोग जो रहे, जो भी लोग रहे वो केवल चाइनीज कल्चर के लोग रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट यानी कि कल्चरल यूनिटी, एथनिक यूनिटी की बात जो है वो चाइना के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये पॉइंट हमने देख लिया है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र माने जाते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी मकाओ, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी या चौथा है आपका शिनजियांग। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर इनमें से किसको चाइना का स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन माना जाता है। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।